गुड इवनिंग। हम लोग पिछले लेक्चर में सीख रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो बातें होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी को जहां पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये बात हम लोग बताए थे पिछले लेक्चर में। अब उसके बाद हम लोगों को यह जानना है, बहुत सारे लेक्चर हम लोगों ने किया जिसमें हम लोगों ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया, जहां हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, जिसका एग्जाम्पल था डेनियल सेल। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज अब हम लोग का उद्देश्य है आज के लेक्चर का कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसको समझने के लिए हम लोगों के पास जो टर्म होना चाहिए, हम लोगों के पास जो चीज सीखेंगे उस चीज का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझने से पहले उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं, कुछ टर्म्स दिए गए हैं। उस टर्म्स को हम लोग पहले पढ़ेंगे। उस टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे। तो पहला जो टर्म है उसका वह टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। पहला जो टर्म है उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट एक टाइप का सॉल्यूशन है। एक टाइप का क्या है? सॉल्यूशन है। वह सॉल्यूशन जनरली साल्ट में बनता है। वह सॉल्यूशन जनरली किस चीज का बनता है? साल्ट का बनता है, क्योंकि साल्ट 100% आयोनाइज होता है, पूर्ण रूप से विघटित होता है। इसीलिए साधारणतः हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं वह किसी न किसी साल्ट का बनाते हैं। जनरली ऐसे दूसरे चीज का भी बन सकता है, जैसे HCl साल्ट नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4 साल्ट नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन NaCl एक साल्ट है, KCl एक साल्ट है, MgCl2 साल्ट है, CaSO4 साल्ट है। तो कहने का मतलब जनरली सॉल्ट का बनाते हैं। तो सॉल्ट जैसे NaCl है, वह NaCl अगर किचन में रखा हुआ है, उससे आप अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन उसी NaCl को आप अगर पानी में मिला दीजिए, तब अगर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि नमक का जो जलीय घोल है, नमक का जो जलीय विलयन है, वह विद्युत धारा का संचालन करती है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। यानी कि वे पदार्थ जो द्रवित अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा का संचालन करता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे
aqueous solution of NaCl, KCl, K2SO4, MgCl2, CaCl2 एक्सेट्रा। तो ये सब जो है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। तो समझ गए होंगे कि वह एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें जनरली साल्ट मिलाते हैं, और वह जो साल्ट है वह उसमें जाकर के टूट जाता है और विद्युत धारा संचालित करता है। इसीलिए वैसे सॉल्यूशन को, वैसे विलयन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ये दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के, कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। कौन कौन? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग को हिंदी में बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, और ये दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखिए स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे, वीक किसको कहेंगे? तो स्ट्रॉन्ग जो होगा वह हमेशा पूर्णतः आयोनाइज होगा, और वीक जो होगा वो अंशतः आयोनाइज होगा। पूर्णतः और अंशतः कहने का मतलब कि जब टूटना, मान लीजिए एक लकड़ी है, उस लकड़ी को अगर तोड़ते हैं इसको, तो एक बार फटाक से पूर्णतः टूट गया। एक है कि ये तोड़ेंगे तो टूटेगा, 90% टूटेगा, 10% लगले रह जाएगा। उसको घींच तीर आए बाएं करके हम लोग अलग करेंगे। तो एक पूर्णतः टूटा और एक अंशतः टूटा। तो पूर्णतः अगर टूट जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो अंशतः टूटता है उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो दो शब्द समझ गए होंगे। तो पहला शब्द हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कि वे इलेक्ट्रोलाइट जिनका आयोनाइजेशन पूर्णतः होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, K2SO4, या लिख देते ऑल सॉल्ट्स, HCl, H2SO4 एक्सेट्रा। ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइट, ये सब कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जितना भी साल्ट होगा, सभी साल्ट एग्जाम्पल है किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। किसके एग्जाम्पल हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। किसके एग्जाम्पल हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ गए होंगे कि वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका आयोनाइजेशन पूर्णतः होता है क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे NaCl है, KCl है, K2SO4 है, या सभी लवण, सभी साल्ट जो होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। लेकिन
वीक इलेक्ट्रो। अब दूसरा हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग को यहां से हम हटा देते हैं। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वे इलेक्ट्रोलाइट जिनका आयोनाइजेशन अंशतः होता है वह वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यानी पूर्णतः हुआ तो स्ट्रांग और अंशतः हुआ तो वीक। जैसे एग्जांपल CH3 COOH HCOOH NH4OH HCN ETC ये सब जो कहलाएगा वह कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जिनका आयोनाइजेशन पूर्णतः होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिनका आयोनाइजेशन अंशतः होगा वो कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो समझ गए होंगे ये बात। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो तीन शब्द से आप लोग परिचित हो गए होंगे। अब एक शब्द है कंडक्शन। चालन। कंडक्शन क्या होता है, चालन क्या होता है? तो कंडक्शन कोई भी पदार्थ जिससे विद्युत धारा संचालित होती है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जैसे कॉपर का तार ले लिए, लोहा का छड़ ले लिए। लोहा के छड़ से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करना होगा तो आप अगर उसको जोड़ देंगे विद्युत धारा में तो वहां से यहां वो पहुंच जाएगा। तो जिस पदार्थ के थ्रू विद्युत धारा का संचालन होता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं कंडक्टर। उनकी चालकता क्या होती है? 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच। तो कंडक्टर वैसा पदार्थ, वैसा वायर, वैसा छड़, वैसा प्लेट जिसके द्वारा विद्युत धारा संचालित होती है एवं वह विद्युत धारा का संचालन करता है, कंडक्टर कहलाता है। तथा इस घटना को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। तो अब थोड़ा कंडक्टर को परिभाषित कर देते हैं कि वे पदार्थ जो रॉड या प्लेट या वायर यानी तार के रूप में विद्युत धारा का संचालन करते हैं कंडक्टर कहलाता है तथा इस घटना को कंडक्शन कहते हैं। इस घटना को
कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर के रॉड से विद्युत धारा का संचालन, विद्युत धारा का संचालन NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा का संचालन। तो यहां आप देखिए, ये कंडक्शन समझ गए। कंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि वे पदार्थ जो रॉड, प्लेट या वायर के रूप में विद्युत धारा का संचालन करेंगे क्या कहलाएंगे? कंडक्टर कहलाएंगे। तथा इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्टर। क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे। कंडक्शन में हम लोग एग्जाम्पल लिए, कॉपर के वायर से, कॉपर के रॉड से, कॉपर के छड़ से विद्युत धारा का संचालन, या NaCl के जलीय घोल से विद्युत धारा का संचालन। NaCl के जलीय घोल से विद्युत धारा का संचालन। तो अब आप देखिए यहां कि यह जो है यहां दो प्रकार की बात हुई कि कंडक्शन आप कॉपर के वायर से भी हो सकता है, NaCl के जलीय घोल से भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये कंडक्शन दो टाइप के होंगे। कंडक्शन कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, या इसी का दूसरा नाम है मेटेलिक कंडक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है? मेटेलिक कंडक्शन। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कंडक्शन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दोनों में क्या क्या बात होगी सो समझिए। जैसे हमको इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाना है वहां पर, तो वहां पे पहुंचाना है तो पहुंचाने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि आप 10 मीटर का तार ले लीजिए, उस तार को वहां पहुंचा दीजिए और यहां स्विच से कनेक्शन दे दीजिए, वहां धारा पहुंच जाएगा। तो उस तार में क्या गया? तार में वह जो मेटेलिक वायर है, उस मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन मूव किया। कौन मूव किया? इलेक्ट्रॉन मूव किया, क्योंकि वहां पर कॉपर के वायर हो या आयरन का वायर हो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव करते हैं। तो वह कंडक्शन जो एराइज होता है वह इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन के कारण जो कंडक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। चूंकि मेटल के थ्रू हो रहा है इसलिए उसका नाम मेटेलिक कंडक्शन भी दिया जा सकता है। दूसरे रूप में वहां विद्युत धारा पहुंचा सकते हैं। आप इस कमरे में पूरा पानी भर दीजिए और उसमें नमक मिला दीजिए। नमक जो ही मिलाएंगे तब धीरे से वहां विद्युत धारा छुआ दीजिए तो वहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वहां तार के थ्रू तो नहीं गया, नमक के जलीय घोल के थ्रू गया। तो नमक जो ही पानी में जाता है तो वह टूट जाता है Na+ और Cl- में। अब वहां से आयंस जो बने हैं वह आयंस मतलब चार्ज को कैरी करके, इलेक्ट्रिक करंट कैरी करके ले जाता है। तो लेकिन कंडक्शन तो हुआ,
विद्युत धारा का संचालन तो हुआ, तो ऐसे कंडक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, आयन के माइग्रेशन से होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो हम इसमें लिखेंगे, तो पहला हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। कि वे कंडक्शन जो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण संपन्न होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहलाता है। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है तथा यह ताप के बढ़ने पर घटता है। ताप के बढ़ने पर घटता, यानी ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन घटेगा, ताप के बढ़ने पर घटता है। तो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे एग्जांपल में कॉपर वायर से, एग्जांपल में लिख लीजिएगा, कॉपर वायर से कंडक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या मेटेलिक कंडक्शन में क्या क्या बातें हम लोग देखेंगे। तो पहला कि वह कंडक्शन, वे कंडक्शन जो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण संपन्न होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का जब माइग्रेशन होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखते हैं तार से दिन प्रतिदिन करंट फ्लो करते रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं आता है। इसलिए हमने लिखा इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है तथा यह टेम्परेचर के बढ़ने पर, ताप के बढ़ने पर यह कंडक्शन घटेगा। तो आप नोट कर लेंगे, पहला जो कंडक्शन है वह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के बाद दूसरा हमारा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। बी में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कि वे कंडक्शन जो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस के कारण संपन्न होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है।
इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तथा यह ताप के बढ़ने पर घटता नहीं है, बढ़ता है। ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। एग्जाम्पल होगा NaCl के जलीय घोल, जलीय विलयन से धारा का संचालन, धारा का संचालन। क्या हमने लिखा? हमने लिखा कि वे कंडक्शन जो माइग्रेशन ऑफ आयंस के कारण संपन्न होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन, इसमें जो है कोई भी हटा दो, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तथा यह ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। जैसे नमक से अगर आप नमक को पानी में रख के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो था क्या? NaCl था, टूट के बना क्या? Na प्लस Cl माइनस। तो Na प्लस Cl माइनस दो चीज है ना, अलग अलग चीज है, अतः वहां रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ये दो प्रकार के कंडक्शन थे। कौन कौन? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दोनों में अगर कहेगा जो अंतर क्या होगा, तो दोनों में अंतर होगा क्या? तो पहला अंतर कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और यह ताप के बढ़ने पर घटता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या लिखेंगे कि यह माइग्रेशन ऑफ आयंस के कारण संपन्न होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तथा यह ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन तथा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच आप अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब कंडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस। क्या देखेंगे? कंडक्टेंस। चालकता, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। धारा का जो विरोध होगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। धारा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसमें जितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, जितना ऑब्जेक्शन पैदा करेगा, जितना विरोध करेगा, जितना रुकावट डालेगा, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का काम है धारा का विरोध करना, धारा का विरोध करना, उसमें रुकावट डालना। तो धारा का विरोध जो करेगा वो प्रतिरोध, तो धारा को जो संचालित करवाएगा वो चालकता कहलाएगा। मतलब जस्ट प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है? प्रतिरोध का उल्टा कहलाता है चालकता यानी कंडक्टेंस। यानी इसको हम लिखेंगे कि रेसिस्टेंस के
रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं। इसे कैपिटल जी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी G इक्वल टू 1/r। G इक्वल टू क्या होगा 1/r। G इक्वल टू क्या होगा 1/r। R क्या है प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होगा 1/r। इसका अगर हम लोग यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या होगा G का, तो G इक्वल टू 1/r और R का इकाई क्या होता है ओम, क्या होता है ओम। तो 1/r, R के जगह हम लोग क्या लिखेंगे तो ओम, तो ओम ऊपर चला जाएगा तो होगा ओम इनवर्स, या इसको हम लोग महो भी कहते हैं या साइमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साइमेंस। तो तीन हुआ, या इसको आप ओम इनवर्स को इस तरह से साइन दे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो ये हो गया किसकी इकाई, चालकता की इकाई। किसकी इकाई, चालकता की इकाई। तो आपको चालकता यानी कंडक्टेंस का क्या है डिफिनीशन कहेंगे कि प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग कंडक्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे कंडक्टेंस, यानी G इक्वल टू होगा 1/r। कहीं कहीं G के जगह C भी रहता है तो घबराने की बात नहीं है, C इक्वल टू 1/r। अब देखिए 1/r है तो R का यूनिट क्या हुआ ओम, तो ओम को ऊपर ले गए तो ओम इनवर्स, यह ओम का उल्टा क्या होगा तो MHO यानी महो, और इसी का नाम साइमेन भी है। क्या है साइमेन। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे तो ओम का ये सिंबल है और ये इस तरह से इन्वर्स कर दिए, तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस जो है, यह कंडक्टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 टाइप्स के होंगे। पहला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दूसरा मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। और तीसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस कितने टाइप के होंगे 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के 3 प्रकार हैं, हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या होगा विशिष्ट चालकता। क्या कहेंगे उसको विशिष्ट चालकता। यहां हम लिख भी देते हैं। विशिष्ट चालकता, क्या लिखेंगे विशिष्ट चालकता। तो ये क्या होता है जरा इसको समझते हैं। समझते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस तार के लंबाई के
सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती तथा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात समझिए कि यह अगर कोई तार है, वायर है, तो यह इसका लंबाई हो गया यानी L, और यह इसका एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम लोग बोलेंगे A। अब देखो, लंबाई जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा, यानी विरोध उतना ही ज्यादा होगा, जबकि ये एरिया का उल्टा समानुपाती होता है। मतलब एरिया ज्यादा होगा तो आपका प्रतिरोध कम होगा, एरिया अगर छोटा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। जैसे एक गेट से अगर क्लासरूम में मान लो 200 बच्चा बैठा हुआ है, तो अगर 5 फीट का 3 फीट का गेट रहेगा तो वहां विरोध ज्यादा होगा, निकलने में ज्यादा परेशानी होगी नहीं। और जो ही आप उस गेट को बढ़ा करके 8 फीट का कर दीजिए, बड़ा सा गेट है, तो निकलने में आसानी होगी। तो जो ही क्षेत्रफल बढ़ा तो विरोध घट गया, क्षेत्रफल घटाए तो विरोध बढ़ गया। इसीलिए हमने लिखाया कि इसके तार के लंबाई का क्या होगा, सीधा समानुपाती, और उसका एरिया का, क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि आपका जो ये रेसिस्टेंस है R, ये सीधा समानुपाती है L के, और R जो है उल्टा समानुपाती है A के। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब देखिए यहां कि दोनों समीकरण को मिलाने पर, दोनों समीकरण को मिलाने पर, तो दोनों समीकरण को यदि मिलाएंगे तो क्या होगा, R तो रहेगा ऐसे समानुपाती, L ऊपर में है, A नीचे, तो ये हो जाएगा L बाई A। तो R समानुपाती L बाई A आया, R समानुपाती क्या आया, L बाई A आया। इसको आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहां क्या था, R समानुपाती L बाई A। अब यहां देखिए, यहां ये समानुपाती को अगर हम खत्म करेंगे तो R बराबर, तो एक कांस्टेंट देंगे, वह कांस्टेंट रो होगा, रो इंटू क्या हो गया, L बाई A, जहां रो इक्वल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। यानी रो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। और रो का वैल्यू यदि निकालेंगे तो क्या होगा, तो रो इक्वल टू होगा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी R इंटू A बाई L, R इंटू A बाई L, यही कहलाएगा आपका रो। क्या कहलाएगा, रो, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो आप देखिए, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये क्षेत्रफल और ये लंबाई है, तो ये रिलेशन हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। हम लोग अभी पढ़े हैं कि रेसिस्टेंस का उल्टा
कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। रेसिस्टेंस, ध्यान से फिर देखो, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो इसमें खाली पीछे एगो स्पेसिफिक टर्म जोड़ देना है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। यानी अगर आप इसको उलट दें, तो इसको उल्टेंगे तो रो का उल्टा क्या होगा? 1/रो। रो का उल्टा क्या होगा? 1/रो इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा, यानी 1/r इंटू A/L। R इंटू A/L। अब देखिए यहां कि यह जब उल्टेगा, यह ऊपर जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1/r इंटू L ऊपर चला जाएगा तो L/A। तो 1/रो इक्वल टू क्या हो गया? 1/r इंटू L/A। अब 1/रो ये हम क्या बताए? यह बताए कि यह स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है, और उस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कापा से डिनोट करते हैं, कप्पा से, यानी ऐसे, कप्पा से। तो 1/रो को हम लोग क्या लिख देंगे? कप्पा। तो कप्पा इक्वल टू क्या आ गया? 1/r इंटू L/A। जहां ये कापा इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो कापा इक्वल टू हो गया 1/r इंटू L/A। 1/r इंटू L/A। 1/r इंटू L/A। अब यहां देखिए, इसका भी हम लोग यूनिट निकालेंगे। ये कापा इक्वल टू हो गया 1/r इंटू L/A। 1/r इंटू L/A। तो कापा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1/r का नाम क्या है? कंडक्टेंस। क्या है नाम? कंडक्टेंस। इंटू L/A को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका नाम हम लोग देंगे सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, किसका गुणनफल है? तो सेल स्थिरांक तथा चालकता का गुणनफल क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो यहां पर सेल कांस्टेंट कौन हो गया? L/A। L/A को क्या कहेंगे? सेल कांस्टेंट। इसका जब यूनिट निकालेंगे तो यूनिट इक्वल टू क्या होगा? तो कापा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो अगर ऐसा यूनिट निकालते हैं तो 1/r का यूनिट क्या होगा? ओम इंटू L लंबाई है, लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा? मीटर। तो क्षेत्रफल का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होगा? तो मीटर से 1 मीटर ये कट गया। अब ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग साइमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमेन। तो साइमेन मीटर इनवर्स, इसका इकाई क्या हो गया? साइमेन मीटर इनवर्स। अगर इसको सेंटीमीटर में सीजीएस वाले में रहता तो सेंटीमीटर, तो यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर लेते, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता, तब हो जाता ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
या ओम इनवर्स साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इसकी इकाई है। क्या है? इसकी इकाई है। तो यहां 2-3 बात की इकाई आप लोग ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना यह है कि पहली बात कि रेसिस्टेंस की इकाई क्या हो गई? यूनिट, या हो गया ओम। ओम हो गया। कंडक्टेंस यानी चालकता का क्या होता है? 1/r, यानी ये हो जाएगा ओम इनवर्स या महो या साइमेन। इसी तरह से आप चले आइए रो, यानी रो का यूनिट क्या होगा? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या था? रेसिस्टिविटी इक्वल टू था RA/L। तो RA/L मतलब ये हो गया ओम इंटू ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अब बटा मीटर। तो इससे ये कट गया तो ये हो गया ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी हो गया। इसी तरह से कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या हो गया? तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। उसी तरह से आपको सेल कांस्टेंट इसका यूनिट क्या होगा? तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है L/A। L/A यानी कि मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट होगा। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जिसका यूनिट हम लोग देखे हैं, आगे भी देखेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, प्रतिरोध, चालकता, प्रतिरोधकता, उसके बाद विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, सबका इकाई आपको पता हो गया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही चर्चा करेंगे। कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और ये सब पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे आप व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें, केयरफुल रहें, घर में रहें, आनंद उठाएं पढ़ाई का। थैंक यू।